नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। तो इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है, ऑप्शन दिया हुआ है और उसमें से पूछा जा रहा है कि ऑक्सीकरण नहीं है। ठीक है, ऑक्सीकरण के बारे में पूछा जा रहा है कि इसमें से ऑक्सीकरण नहीं है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है अवक्षेपण, ऑप्शन बी है भोजन का पचना, ऑप्शन सी है श्वसन और ऑप्शन डी है दहन। तो ऑक्सीकरण के बारे में पूछा जा रहा है कि इसमें से ऑक्सीकरण कौन सा नहीं है। तो अगर हम इसका सही उत्तर देखें तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा अवक्षेपण। जो अवक्षेपण होता है वो ऑक्सीकरण नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ऑक्सीकरण नहीं है। अगर इसके अलावा हम बात करें तो भोजन का पचना, ठीक है, भोजन का पचना क्या है, ये ऑक्सीकरण है, श्वसन भी ऑक्सीकरण है और दहन, ये सब के सब यहाँ पे ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल है, जबकि जो अवक्षेपण है वो ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है। जब जो नमक का अगर घोल होता है, ठीक है, नमक का आप घोल बना लीजिए, ठीक है, और उसमें सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालिए। ठीक है, जैसे ही आप उसमें सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालेंगे तो उसमें एक दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, दही जैसा पदार्थ एक बनता है। तो पूछा जा रहा है कि ये आखिर कौन सी अभिक्रिया है, ये कौन सा रिएक्शन है। अभिक्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो रिएक्शन के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। तो वो रिएक्शन के बारे में पूछा जा रहा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन से थोड़ा सा हमें आइडिया मिलेगा। ऑप्शन ए है विस्थापन, ऑप्शन बी है उदासीनीकरण, ऑप्शन सी है संयोजन और ऑप्शन डी है अवक्षेपण। अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें कि जब नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डाला जाता है तो एक दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है। ये किस अभिक्रिया की वजह से होता है, तो ये होता है उदासीनीकरण की वजह से। ठीक है, तो उदासीनीकरण यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा सही उत्तर हो गया। क्या, तो उदासीनीकरण। अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या दिया गया। अगला है, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ पे संक्षारण के बारे में पूछा जा रहा है। संक्षारण की जो संक्षारण है ये किस प्रकार का रिएक्शन है, किस प्रकार का अभिक्रिया है, किस प्रकार का रिएक्शन है। ठीक है, रिएक्शन मतलब अभिक्रिया होता है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ऑप्शन ए है अपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है अवक्षेपण अभिक्रिया, ऑप्शन सी है उपचयन अभिक्रिया और ऑप्शन डी है संयोजन अभिक्रिया। तो संक्षारण की हम बात करें तो जो संक्षारण होता है वो उपचयन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है। इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो संक्षारण क्या हो गया, उपचयन अभिक्रिया हो गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दिया गया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात को बढ़ना क्या कहलाता है। मान लीजिए कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, तो उसमें जो ऑक्सीजन का अनुपात है, मान लीजिए कि उसमें ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ रहा हो तो वो क्या कहलाता है, उसके बारे में ही पूछा जा रहा है कि जब भी कोई रिएक्शन कराते हैं और उसमें जो ऑक्सीजन अवेलेबल होता है और उसमें अनुपात में बढ़ोतरी देखने को मिलता है तो उसको क्या कहते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है अपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है ऊष्माशोषी अभिक्रिया और ऑप्शन डी है विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा कि जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं रासायनिक अभिक्रिया तो उसमें ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ना क्या कहलाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है उस अभिक्रिया में जो शामिल होता है उसके अनुपात में बढ़ोतरी देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन दिया गया कि निम्न में कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है, यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है और उसमें क्या पूछा जा रहा है कि अभिक्रियाओं के युग्म जो जो उसके युग्म है यानी कि जोड़ा वो हमेशा साथ साथ होते हैं, उसके बारे में पूछा जा रहा है। चलिए पहले ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ए है संयोजन और विघटन, ऑप्शन बी है अवक्षेपण और विस्थापन, ऑप्शन सी है उदासीनीकरण और विस्थापन और ऑप्शन डी है ऑक्सीकरण और अवकरण। तो इसमें से जो युग्म है यानी कि जो जोड़ा दिया गया है वो कौन हमेशा साथ साथ होता है। तो इसका सही उत्तर अगर हम देखेंगे तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। जो उदासीनीकरण होता है, ठीक है, जिसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, और ये विस्थापन अभिक्रिया तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये हमेशा साथ साथ होते हैं। ठीक है, जिस तरह से हमारा परछाई हमारे साथ साथ हमेशा होता है, इसी तरह से ये दोनों रिएक्शन है जो कि उदासीनीकरण और विस्थापन ये हमेशा क्या होते हैं, साथ होते हैं यानी कि एक साथ होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया में सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं, ये कौन सी अभिक्रिया है। तो जब भी सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, मान लीजिए सोडियम हो गया और हाइड्रोक्लोराइड NaCl हो गया, उसको बोलते हैं सोडियम
हाइड्रोक्लोराइड NaHCl हो गया, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया यानी कि HCl हो गया। तो ये जब साथ में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, यानी कि NaCl बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड जिसको हम लोग बोलते हैं, और जल बनाते हैं यानी कि वाटर बनाते हैं, H2O, ठीक है। वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, तो H2O बोलते हैं। तो ये बनाते हैं। इस अभिक्रिया के बारे में पूछा जा रहा है कि ये कौन सा अभिक्रिया है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन ए है उदासीनीकरण, ऑप्शन बी है विघटन, ऑप्शन सी है संयोजन, और ऑप्शन डी है अवक्षेपण। अगर हम बात करें सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड दिया गया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अगर ये दोनों साथ में मिलते हैं तो क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड और वाटर यानी कि H2O बनाते हैं। तो ये कौन सा अभिक्रिया है, ये कौन सा रिएक्शन है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा उदासीनीकरण, ठीक है। ये उदासीनीकरण रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। मान लीजिए कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है, कोई अभिक्रिया हो रहा है, तो उसमें जो भी पदार्थ भाग लेते हैं उसको क्या कहा जाता है, जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो अपना योगदान देते हैं, उसमें जो भी मतलब पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए है प्रतिफल, ऑप्शन बी है अवकारक, ऑप्शन सी है अभिकारक, और ऑप्शन डी है ऑक्सीकारक। तो प्रतिफल क्या होता है, जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, जब हम रिएक्शन कराते हैं और जो हमें मिलता है प्रोडक्ट के रूप में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो भाग लेते हैं, तो जो भाग लेते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, अभिकारक। अगला सवाल दिया गया है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, जो हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, श्वसन रेस्पायरेशन के बारे में पूछा जा रहा है कि ये किस प्रकार का अभिक्रिया है। श्वसन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पायरेशन। तो यही पूछा जा रहा है कि जो रेस्पायरेशन होता है वो किस प्रकार का अभिक्रिया है, किस टाइप का रिएक्शन है। तो ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन बी है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है अपचयन अभिक्रिया, और ऑप्शन डी है द्विव अपघटन अभिक्रिया। तो अगर हम बात करें रेस्पायरेशन के बारे में, तो ये होता है ऊष्माक्षेपी, ठीक है, यानी कि एक्जोथर्मिक इसको हम लोग बोलते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन, एक्जोथर्मिक यानी कि जो हीट रिलीज करे। एक्जोथर्मिक का मतलब होता है कि जो हीट को रिलीज करे, ठीक है, हीट को रिलीज करे, ठीक है। एक होता है उष्मा शोषी, ठीक है, जिसको लोग इंडोथर्मिक बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक को उष्मा शोषी, ठीक है, उष्मा शोषी जो उष्मा को एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है, उष्मा शोषी बोलते हैं उसको। तो जो हीट को एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है, जो हीट को एब्जॉर्ब करे उसको उष्मा शोषी बोलते हैं, यानी कि जो हीट को सोख ले, ठीक है, एब्जॉर्ब कर ले यानी कि सोख ले। तो यहाँ पे जो श्वसन है वो क्या करता है, हीट को रिलीज करता है, यानी कि हमारे शरीर से गर्मी देता है, तो उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होगा। जो, ठीक है, प्रबल अम्ल, मान लीजिए कि एक प्रबल अम्ल हो गया एसिड, ठीक है, और दूसरा हो गया दुर्बल क्षारक यानी कि बेस, एसिड और बेस, जो मतलब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक दोनों मिलके एक लवण का यानी कि एक साल्ट बनाते हैं, क्या बोलते हैं, साल्ट बनाते हैं। तो साल्ट का पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है, फुल फॉर्म क्या होता है पीएच का। देखते हैं किस किस स्टूडेंट को इसका फुल फॉर्म पता है, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच क्या होता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 7 से अधिक, ऑप्शन बी है 7 से कम, ऑप्शन सी है 10 और 14 के बीच में, और ऑप्शन डी है 14 से कम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 से कम होता है, ठीक है। जो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बना लवण होता है उसका पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। पीएच का फुल फॉर्म आपको बताना है, ध्यान रखिएगा, जरूर से बताइएगा। आगे सवाल दिया गया है, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं। जब भी जल होता है, जो वाटर, ठीक है, तो वाटर में जब हम लोग क्षारक को घोलते हैं, ठीक है, क्षारक यानी कि इसको हम लोग बेस बोलते हैं इंग्लिश में। तो बेस को जब हम लोग उसमें मिलाते हैं, जल में घोलते हैं, तो उसमें से क्या मुक्त होता है, क्या रिलीज होता है, ये चीज़ पूछा जा रहा है, क्या रिलीज होता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है OH आयन, क्या होता है, OH आयन रिलीज होता है। ऑप्शन बी है H+ आयन रिलीज होता है। ऑप्शन सी है दोनों आयन रिलीज होते हैं, और ऑप्शन डी है कोई आयन नहीं। इसमें से सही उत्तर हमें चूज करना है। चलिए अगर देखते हैं इसके आंसर के बारे में, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, OH आयन, ठीक है। जब भी बेस को जल में मिलाया जाता है तो हमें OH आयन देता है, ठीक है, कैसा आयन देता है, OH आयन देता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया, सवाल क्या है कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। जो दही हम लोग खाते हैं जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कर्ड, क्या बोलते हैं, कर्ड। तो कर्ड में किस प्रकार का अम्ल यानी कि एसिड पाया जाता है, ये चीज़ पूछा गया है। तो कर्ड की बात करें तो इसमें किस प्रकार का एसिड पाया जाता है। ऑप्शन ए है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी है साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी है ऑक्जेलिक अम्ल, और ऑप्शन डी है अन्य। इसमें से सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए,
दूध में लैक्टिक अम्ल यानी कि लैक्टिक एसिड पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल की बात करें तो ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे कि लेमन वगैरह हो गया, ठीक है, लेमन हो गया उसमें पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें तो ये टोमेटो यानी कि टमाटर में पाया जाता है, ठीक है, टोमेटो में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या दिया गया, सवाल है किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। तो पूछा जा रहा है कि जो मतलब जो भी अम्ल होता है उसमें मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य अवेलेबल होता है, मौजूद होता है। जैसे ही वो धातु से, किसी भी धातु से मेटल से रिएक्शन करता है, ठीक है, मेटल से रिएक्शन करता है तो क्या होता है कि वो एक गैस उत्पन्न करता है। उस गैस के बारे में पूछा जा रहा है। चलिए ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है अमोनिया। तो जब भी हम बात करें एसिड के बारे में, जब वो किसी मेटल के साथ रिएक्ट करे, ठीक है, एसिड को अगर हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, किसी मेटल के साथ, तो यही पूछा जा रहा है कि यहाँ पे एक गैस रिलीज होता है, साथ में एक गैस रिलीज होता है। तो गैस कौन सा होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। हमें आपको याद रखना है कि जो भी एसिड होता है उसका डिफिनेशन होता है कि ये हमें H+ आयन देता है, ठीक है, H+ आयन देता है। बस ये चीज़ आपको याद रखना है। ऐसे तो आपको पता ही है कि एसिड जो होता है टेस्ट में खट्टा होता है, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर कलर देता है, ठीक है, लेकिन साथ में ये H+ आयन भी देता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला सवाल है वही पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है। देखिए वही चीज़ आ गया जो अभी अभी आपको बताया। तो ये क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, अम्ल। बाकी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। अभी अभी सेम चीज़ हम आपको बताए हैं, तो सेम क्वेश्चन भी यहाँ पे आ गया है। तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल दिया गया है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। वैसे भस्म, ठीक है, वैसे भस्म जो जल में घुलनशील होते हैं वो क्या कहलाते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है क्षारक, ऑप्शन बी है क्षार, ऑप्शन सी है संक्षारण और ऑप्शन डी है क्षरण। तो इसमें से सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो भी मतलब भस्म जो जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है, जल में सोलबल होते हैं, सोलबल इन वाटर, ठीक है, ये क्या होते हैं, सोलूबल इन वाटर, ठीक है, यानी कि जल में घुलनशील होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं, ठीक है, क्षार यानी कि हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आज के सेशन का ये लास्ट सवाल होगा। सवाल क्या है, निम्न में कौन प्रबल अम्लीय है। देखिए एसिड दो तरह का होता है। जब भी हम लोग एसिड के बारे में पढ़ते हैं, एसिड यानी कि अम्ल, तो एसिड दो तरह का होता है। एसिड दो तरह का होता है, एक तो होता है डिल्यूट, ठीक है, और दूसरा होता है कंसनट्रेटेड, ठीक है। तो डिल्यूट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रबल नहीं, दुर्बल बोलते हैं, ठीक है, डिल्यूट को दुर्बल बोलते हैं और कंसनट्रेटेड को प्रबल बोलते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन प्रबलीय अम्ल है, यानी कि जो प्रबल अम्लीय है। तो ऑप्शन ए है pH 7, जिसका अगर pH वैल्यू 7 के बराबर होगा तो वो क्या प्रबल होगा। जिसका अगर pH वैल्यू हम 14 के बराबर देखें तो वो होगा, या pH वैल्यू जिसका 0 होगा वो होगा, या फिर pH वैल्यू जिसका 3 होगा वो होगा। इसमें से प्रबल अम्लीय कौन होगा। तो हम इसका सही उत्तर देखें तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। जिसका pH वैल्यू 0 होगा वो सबसे ज़्यादा कॉन्सनट्रेट होगा, सबसे ज़्यादा क्या होगा, प्रबल होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ये किस तरह का एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो उम्मीद करते हैं जो भी चीज़ें बताई गई होंगी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।